हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन और स्टडी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस में फिजिक्स का टॉप 30 वैसे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ में मैं सभी क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकें। और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन को डील किया जाएगा। साइंस में फिजिक्स का टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड होते रहता है। बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, सेंट्रल का, रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी एग्जामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जहां पे साइंस पूछा जाता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। मैं स्टार मार्क इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना? गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था और सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने कब दिया था जी? 1687 में जो है ना ये 3 नियम का प्रतिपादन किया था और ये अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसिपिया पुस्तक किसका है, तो न्यूटन का है। इसमें जो है ना न्यूटन ने तीनों नियमों का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो चीज को समझिए। क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन गति के कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन गति का कौन सा नियम है? फर्स्ट नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या कोई नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है, तृतीय नियम है। ठीक है ना? न्यूटन गति का तीसरा नियम है, क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो चीज को समझिए। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार कौन किया था? गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार कौन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो न्यूटन साहब जो है इन्हीं के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो है ना उल्लेख किया गया था। न्यूटन ने अपना पुस्तक जो इनका था प्रिंसिपिया, इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी पर हर वस्तु अपनी ओर खींचती है। ठीक है ना? पदार्थ के 2 कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बलों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप मत कीजिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है जी? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 1 माइक्रोन जो होता है ना वो होता है आपका 0.001 mm के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है ना? यानी 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। बहुत से स्टूडेंट याद होते हुए भी गलत कर देते हैं, ऑप्शन सी लगा देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जेट इंजन जो होता है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? बहुत बार पूछा गया है। जेट इंजन, रॉकेट, ये सब जो पूछा जाता है, जो ये है ना, ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है जेट इंजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। रॉकेट व जेट इंजन जो है न्यूटन गति के तृतीय नियम तथा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे
कार्य करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो चीज को समझना है। हाँ, ये हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन है आपके सामने, एक लड़की झूले पे बैठकर झूला झूल रही है। ध्यान से समझिएगा, कोई लड़की है जो झूले पे बैठ करके झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? लड़की एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल उसका क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कम जाएगा। ठीक है ना, लड़की को खड़ा होने पर झूले का प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और उसका दोलन काल भी कम हो जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो चीज को समझना है। एक सेकंड, चलिए ये हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो, जब किसी भी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय यदि दूरी अपरिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? दूरी अपरिवर्तित हो जाए तो ये आधा हो जाता है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गति बढ़ने से नियत दूरी रहने पर लगने वाला समय जो है ना वो आधा हो जाता है। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, अर्थात चाल प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है 1 बटा समय का। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि चाल के समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये आधा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, बेंथुरीमीटर। बेंथुरीमीटर से क्या मापा जाता है? बेंथुरीमीटर से क्या मापा जाता है जी? बेंथुरीमीटर से द्रव के प्रवाह को मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बेंथुरीमीटर से द्रव के प्रवाह को मापा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंथुरीमीटर से द्रव के प्रवाह को मापा जाता है, ठीक है ना। बेंथुरीमीटर से द्रव के प्रवाह को मापा जाता है, जिसमें मुड़ी हुई रबड़ की पाइप द्वारा जल के प्रवाह को नापते हैं। और इसकी खोज इटली के भौतिक शास्त्री जिनका नाम जियोवानी बाटिस्टा बेंटूरी था, अपने नाम जो है ना इसका नाम रखा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है जी? टेकोमीटर से चाल को मापा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। टैकोमीटर एक उपकरण है जिससे किसी वाहन की चाल का पता लगाया जाता है, जिसे आरपीएम गेज जो है ना भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का बहुत ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? स्केलर वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी त्वरण जो है ना ये सदिश राशि है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? पृथ्वी जो है वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े हुए रहती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन से एंड सूर्य के प्रभाव से। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े हुए रहती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर कितना भार होगा? एक लड़का का पृथ्वी पे 600 न्यूटन है और उसका चंद्रमा पर कितना भार होगा? ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भार पूछा जा रहा है, ठीक है ना, द्रव्यमान नहीं पूछा, यहाँ पे भार पूछा जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो 1/6 होता है, 1/6 यानी 100 को 6 से जो है डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप बच जाएगा जी, आपका बच जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा।
यानी 100 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है, एवं चंद्रमा का प्रभार पृथ्वी की भार का 1/6 यानी क्या हो जाएगा 600/6 यानी 100 न्यूटन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे। क्वेश्चन है, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की क्या आशंका होती है? अश्वरोही के गिरने की क्या आशंका होती है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा जी? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी विश्राम का जड़त्व। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वरोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र में होता है वो पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वरोही के शरीर का उधर भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहना चाहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, रुकिएगा एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया। हाँ, ये हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न ये रहा, ये हो गया ना। अगला प्रश्न ये रहा, इस क्वेश्चन के लिए जो है ना देखिएगा, एक चिड़िया को एक वायु वृद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है तो उस बक्से को वाहन करने वाले लड़के को अब बक्सा कैसा लगेगा? अगर उड़ने लगता है तो बक्सा कैसा लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। बक्सा जो है ना पहले से समान भार वाला लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पहले से समान भार वाला ही लगेगा भार। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता क्या है? एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में वो असफल रहता है, तो वो करता क्या है? वो जो है ना कोई भी कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, जब एक व्यक्ति किसी भी दीवार को धक्का दे रहा है और वो धक्का नहीं दे पा रहा है, विस्थापित करने में सफल रह जा रहा है, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है जी? ये स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? गतिज ऊर्जा नहीं होती है, चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। सब लोग आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। गतिज ऊर्जा खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर डिपेंड करता है? बहुत ही सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जा रहा है, सब लोग बताइएगा। और किसी वस्तु का संवेग किस पे डिपेंड करता है जी? किसी भी वस्तु का संवेग किस पे डिपेंड करता है? किसी वस्तु का संवेग जो डिपेंड करता है ना, द्रव्यमान और वेग दोनों पे करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यमान और वेग दोनों पे किसी भी वस्तु का संवेग डिपेंड करता है, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। P बराबर mv होता है। किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
देखिएगा, ये तो हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न ये रहा। हाँ, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यांत्रिक ऊर्जा है, क्या बोला जा रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। क्या करता है जी? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ना विद्युत जनित्र द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित्र करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक, वैद्युत, रासायनिक और उष्मीय। कौन सी ऊर्जा होती है जी? शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है ना वो ऊर्जा होती है आपका रासायनिक ऊर्जा। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका क्या होगा? जब किसी भी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसका क्या होगा? वस्तु का वेग दुगना करने पे इसका संवेग भी दुगना हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, वेग दुगना करने पे संवेग भी जो है ना जो होता है दुगना हो जाता है। ठीक है, जब वस्तु का वेग दुगना करने पे इसका संवेग दुगना कर दिया जाता है, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुने वेग, वेग को दुगना कर दीजिएगा तो संवेग भी आपका दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 10 के पावर 3 अर्ग के, 10 के पावर 5 अर्ग के, 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 11 अर्ग। एक जूल जो बराबर होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। ठीक है, और कार्य एक सदिश राशि होता है। एम के स्पत्ति में इसका मात्रक जूल होता है और सीजीएच स्पत्ति में इसका मात्रक अर्ग होता है, और एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है कौन सी ऊर्जा पाई जाती है वो आपसे पूछा जा रहा है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। इसमें अस्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है इसमें। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है? नॉट का प्रयोग किसमें किया जाता है जी? नॉट का प्रयोग किसमें किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। नॉट का प्रयोग जो है ना किसमें किया जाता है? नॉट का प्रयोग आप में किया जाता है गति में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नॉट का उपयोग जलयान की गति में के मापन में किया जाता है। जलयान की गति में नॉट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कब पिंड का भार शून्य नहीं होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सब लोग आंसर दीजिएगा। कब जो है पिंड का भार शून्य नहीं होगा? जब किसी घर्षणहीन सतह पर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किसी घर्षणहीन सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होता है, क्योंकि पिंड के भार पर उसमें घर्षण का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है ना, नेफोस्कोप उसको बोला जाता है। ठीक है, नेफोस्कोप ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि एनीमोमीटर जो है ना, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति को ज्ञात किया जाता है और गति रेन गेज से वर्षा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं हाइग्रोमीटर जो है ना, इससे आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, याद करना आप लोग के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। लिफ्ट कहाँ जा रही होती है? ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती है, फिर से जा रही होती है, कहाँ जा रही होती है आपको बताना है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जो है ना, त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है। ठीक है, जब लिफ्ट गति से नीचे की ओर जा रही होती है तो लिफ्ट में स्थित किसी भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट होता है? प्रकाश वर्ष किसका यूनिट होता है? सभी को पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष किसका यूनिट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट होता है जी? प्रकाश वर्ष जो यूनिट होता है ना, वो होता है दूरी का। किसका? दूरी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष जो कि लाइट ईयर दूरी का यूनिट होता है और प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एंगस्ट्रम को अभिव्यक्ति करने की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम को इस इकाई जो है ना, वो क्या होती है, वो आपसे पूछा जा रहा है इंडिकेट करने का। एंगस्ट्रम को जो होता है ना, लंबाई को अभिव्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम से। ठीक है ना, एंगस्ट्रम लंबाई को अभिव्यक्त करने की यूनिट होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंगस्ट्रम लंबाई मापने की इकाई होता है और आपको पता होगा एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट, ऑप्टर, डायोप्टर, मीटर। सब लोग आंसर दीजिएगा। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की यूनिट क्या होती है? लेंस की शक्ति का यूनिट एसआई इकाई में क्या होती है जी? वो होती है डायोप्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 30 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन को देख चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड होते रहते हैं, वो क्वेश्चन कलेक्शन करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए और एटलीस्ट 5 से 10 फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है ना, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और इस टाइप के टॉपिक वाइज आपको जो है ना वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको पता लग सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।